गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। 4 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब 5वां नंबर जो टॉपिक है वो कॉपी पर हेडिंग दे देंगे फॉस्फीन। फॉस्फीन का ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेंगे PH3। व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस जब पढ़ा रहे थे तो फॉस्फीन के प्रिपरेशन के बारे में उस वक्त चर्चा कर दिए थे कि अगर व्हाइट फॉस्फोरस कॉन्क अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन गैस बनेगा। तो फॉस्फीन में सबसे पहले यही लिखेंगे लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन लिखेंगे इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय In lab, it is prepared by action of conc alkali, action of conc alkali on white phosphorus. बोले कि व्हाइट फॉस्फोरस का अगर रिएक्शन कॉन्क अल्कली के साथ करवा देंगे तो फॉस्फीन गैस बनेगा। व्हाइट फॉस्फोरस P4, कॉन्क अल्कली ये हो गया कॉन्क अल्कली, तो बनेगा फॉस्फीन गैस। साथ में बता चुके हैं कि बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब ये जो फॉस्फीन गैस है इसके बारे में जानेंगे कि इट इज कलरलेस गैस। इस गैस का कोई कलर नहीं होता है। इट इज कलरलेस गैस। इट हैज रॉटन फिश लाइक स्मेल। सड़ा हुआ मछली के जैसा इसका स्मेल होता है। इट इज पॉइजनस इन नेचर। इट इज पॉइजनस इन नेचर। इट एक्ट्स एज लेविस बेस। लेविस बेस हम लोग उसको बोलते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर हो। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है फॉस्फीन में, क्योंकि फॉस्फीन में जो P है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 3 से तो हाइड्रोजन कंबाइन कर गया और 2 बच जाता है। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये लेविस बेस के तरह काम करता है। अब सुनिए, इस तरीके से कोई पूछ सकता है कि हाउ कैन यू शो दैट फॉस्फीन इज बेसिक इन नेचर। तुम ये कैसे दिखा सकते हो कि फॉस्फीन बेसिक नेचर का है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ कैन यू शो दैट फॉस्फीन इज बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन लिखेंगे हाउ कैन यू so that phosphine is basic in nature। ये बेसिक नेचर का है, आप ये कैसे बता सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप किसी भी एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिएगा तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अगर इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो चूंकि ये एसिड के रिएक्शन के मदद से, मतलब एसिड के रिएक्शन के बाद ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब है कि इसका नेचर बेसिक हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, फॉस्फीन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे PX3 का आप शेप देखे हैं,
कि 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो शेप इसका पिरामिडल था PX3 का, तो वैसे ही PH3 का भी शेप पिरामिडल है। इसके बाद जब NH3 बताएंगे तो NH3 में भी वही बात होगा कि 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो NH3 का भी शेप पिरामिडल होगा। जैसे ये लेविस बेस है तो वो भी लेविस बेस होगा। जैसे इसको आप शो कर दिए एसिड के साथ रिएक्शन करवा के सॉल्ट बना दिए, तो उसमें भी ये एसिड के साथ रिएक्शन करवा के उसको सॉल्ट बना देंगे। तो ये एक ग्रुप वाले में सारा बात एक जैसा होता है। ये तो भी बताए कि फॉस्फीन पॉइजनस गैस है, लेविस बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। लैब प्रिपरेशन बताएं इसका कि अगर व्हाइट फास्फोरस है, कॉन्क अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन गैस बनेगा। अब इसका कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन देखिए, लैब प्रिपरेशन और कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन में अंतर समझ लीजिए। लैब प्रिपरेशन का मतलब होता है सेफेस्ट मेथड, क्योंकि लैब में कौन बनाएगा? फॉस्फीन। स्टूडेंट्स बनाएंगे, टीचर्स बनाएंगे। तो लैब प्रिपरेशन होता है सेफ मेथड। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि 500 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं, जो सामान यूज कर रहे हैं बनाने में, अगर 500 रुपये खर्च कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन गया अगर उसको मार्केट में बेचे 300 रुपया ही मिला, तो मिला 200 रुपये का नुकसान हुआ तो हुआ। लेकिन ये देखना है कि मेथड सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट लैब में काम कर रहा हो और उसका कपड़ा जल जाए, चेहरा जल जाए, वो खुद जल जाए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सेफ मेथड होना चाहिए। लेकिन कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन मतलब मनी मेकिंग मेथड, कि लागत कम होना चाहिए, इनकम ज्यादा होना चाहिए। ये चीज पर ख्याल रखा जाता है। सुरक्षा सेकेंडरी चीज है, सबसे पहला चीज मुनाफा है। तो वो हुआ कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन कैल्शियम फॉस्फाइड reacts with water या HCl, when calcium phosphide reacts with water या HCl, then phosphine gas is formed। तो इसमें दो रिएक्शन आपको बताएंगे, एक कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन वाटर के साथ और एक कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन HCl के साथ। पहले आपको एक बात बता दें कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर चार्ज -3 हो तो उसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। नाइट्रोजन के ऊपर अगर चार्ज -3 हो तो उसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। और अगर फॉस्फोरस के ऊपर अगर चार्ज -3 हो तो उसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। जैसे अगर बोले कैल्शियम फॉस्फाइड, यहां देखिए कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन में लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ या HCl के साथ, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कैल्शियम आयन, फिर लिखेंगे फॉस्फाइड आयन। इसके पास चार्ज है 2 और इसके पास चार्ज है 3। अगर चार्ज बराबर होता तो काट देते, अब बराबर नहीं है तो इसको क्रॉस करेंगे। तो कैल्शियम को 3 दे दिए, फॉस्फोरस को 2 दे दिए, तो ये हो गया कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला। बोले कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या कैल्शियम फॉस्फाइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन गैस बनेगा। अगर ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखें तो बनेगा 3CaOH2 प्लस 2PH3। अगर इसको अगर बैलेंस करके लिखें तो लिखाएगा 3CaCl2 प्लस 2PH3। दोनों ही में देख लीजिए फॉस्फीन गैस का प्रिपरेशन हो रहा है। आप कैल्शियम फॉस्फाइड में वाटर डालिए या कैल्शियम फॉस्फाइड में HCl डालिए, फॉस्फीन गैस का प्रिपरेशन हो रहा है।
ये फॉस्फीन का कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन है, उसको बेचने के लिए, मतलब जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, ये वो मेथड है। अब इसके बाद फॉस्फीन में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इसके बाद लिखेंगे, गिव रीजन bond angle in pH4 plus is greater than pH3। क्वेश्चन है कि गिव रीजन बॉन्ड एंगल इन pH4 प्लस इज ग्रेटर देन pH3। देखिए pH3 तो आपको दिखा चुके हैं, P में लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, ये है pH3। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 96.3 डिग्री। pH4 प्लस कहने का मतलब कि ये जो pH3 है वो H प्लस के साथ कंबाइन कर गया, तो ये हो गया pH4 प्लस। pH4 प्लस में सारा बॉन्ड एंगल ये सब 109.5 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल जो pH4 प्लस में है वो ज्यादा है pH3 के तुलना में, कारण क्या है? तो यहां पे क्या है, देखिए क्लास 11th में हम आपको बताया इसके पहले वाले लेक्चर में कि एक थ्योरी पढ़ना था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा हो, किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा हो, और किसी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा हो, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो जैसे यहां पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होना है जो सबसे कम है, यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होना है जो कि ज्यादा है, इसके कंपेयर में यहां रिपल्सन ज्यादा है। तो जब यहां ज्यादा रिपल्सन है तो ये बॉन्ड एंगल कम होगा, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि यहां रिपल्सन कम है, यहां रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है। तो ये बात को लिख दे रहे हैं कि इन pH3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन टेक्स प्लेस which is higher than bond pair repulsion, which takes place in pH4 plus. That's why bond angle in pH3 is less than pH4 प्लस। ये हो गया। ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। अब एक और क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे गिव रीजन और उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 या NH3 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन pH3। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप का मेंबर है, दोनों ग्रुप 15 का ही है, फिर भी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है pH3 से, इस बात का रीजन बताना है। तो सुनिए, एक बात आप जान जाइए, क्लास 11th का ये भी टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए, कहीं भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से किसी का होना जरूरी है। कहीं भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से किसी का होना जरूरी है। ये मेन एलिमेंट है, इसके बिना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक का होना जरूरी है। जैसे NH3 है, NH3, ये दूसरा NH3 है, ये तीसरा NH3 है। तो NH3 का जो मॉलिक्यूल सब है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके ऊपर है पार्शियल प्लस, इसके ऊपर पार्शियल माइनस, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस। तो ये माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ये माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ये माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, मतलब डिफरेंट NH3 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एसोसिएटेड हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कि NH3 का मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएटेड हो जाता है। नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जो pH3 है, pH3 ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, दो pH3 आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कोई बॉन्ड नहीं है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएटेड है। तो जब आपस में जुड़ गया है तो आप जब इसको हीट कीजिएगा तो बहुत सारा हीट वेस्ट हो जाएगा पहले इस बॉन्ड को खत्म करने में, और उसके बाद ये वेपर बन के उड़ेगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो क्वेश्चन यही है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है pH3 से। तो इसका रीजन में ये पहले स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होगा, आप फिर लिखेंगे कि इन NH3 different molecules are associated with intermolecular hydrogen bond. In NH3 different molecules are associated with intermolecular hydrogen bond. That's why it has high boiling point than pH3. यही कारण है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है pH3 से। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये फॉस्फीन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अमोनिया। इतना पहले नोट कर लीजिए आप। कॉपी पे अब हेडिंग दे देंगे अमोनिया, छठा नंबर टॉपिक। इस ग्रुप में 5 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब छठा नंबर टॉपिक है अमोनिया।
देखिए अमोनिया में सबसे पहले स्ट्रक्चर जैसा बताए थे pH3 में, वैसा ही NH3 में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री हो गया पिरामिडल, सबसे पहला बात। उसके बाद दूसरा बात, लोन पेयर दिख रहा है तो इट एक्ट्स एज लेविस बेस। ये लेविस बेस है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेविस बेस का मतलब इसके पहले वाले में भी बता चुके हैं कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि हाउ कैन यू शो दैट NH3 is basic in nature। आप ये बात कैसे दिखा सकते हैं कि अमोनिया बेसिक नेचर का है? हाउ कैन यू शो दैट NH3 इज बेसिक इन नेचर? तो सुनिए, ये जो NH3 है जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना देगा। तो चूंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब है कि ये बेसिक नेचर का है। ऐसा ही क्वेश्चन था आपका pH3 में भी कि आप ये कैसे दिखा सकते हैं कि pH3 बेसिक नेचर का है। तो pH3 भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता था। अब सुनिए, जो क्वेश्चन pH3 में था वो सेम NH3 में भी आ सकता है कि NH4 प्लस में बॉन्ड एंगल ज्यादा है NH3 से। अब वो टाइम का वेस्टिंग है वो क्वेश्चन करवाना। इसके पहले वाले में आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन यहां पे एक बात और बता दे रहे हैं कि since it has lone pair, hence it can act as ligand, and can form complexes। तो ये तो बात नॉर्मल सा है। जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते थे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, तो उसमें जैसे देखते थे कि PT NH3 होल 2 Cl2, अगर कोई भी इस तरीके का अगर कंपाउंड होता था, कि PT NH3 होल 6 प्लस 2 PT NH3 होल 6 Cl2, कोई भी ऐसा कंपाउंड होता था, तो इसमें जो सेंट्रल मेटल है वो लिगेंड से तभी जुड़ता है जब लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मतलब अगर आप इस पोर्शन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, इस पोर्शन का, तो ये प्लेटिनियम बीच में और ये 6 अमोनिया इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, और इससे जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा तब। अगर लोन पेयर इसमें होता ही नहीं तो ये मेटल से जुड़ ही नहीं पाता कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो यही बात बोला जा रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, तो इसीलिए ये लिगेंड की तरह काम करेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसके पहले फॉस्फीन पढ़ाए हैं pH3, तो उसको भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना चाहिए। तो जी हाँ, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। फॉस्फीन भी न्यूट्रल लिगेंड है और ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। लिगेंड के पास निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, एक्सेप्शनली पॉजिटिव भी होता है, लेकिन मेनली न्यूट्रल और निगेटिव होता है। तो अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, फॉस्फीन भी न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसके बाद जानेंगे अमोनिया का कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन। इसमें भी हम लोग 2 प्रिपरेशन जानेंगे, एक लैब प्रिपरेशन
और एक कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन। तो अभी सबसे पहले कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन पे आएंगे। कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन, बेचने के ख्याल से इसको कैसे बनाते हैं। कॉमर्शियल स्केल पे ये हम लोग जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस। प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। बहुत सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। जब सल्फर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि फ्रास प्रोसेस से बनाते हैं उसको, फ्रास प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड जब पढ़ाएंगे तो बोलेंगे ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब पढ़ाएंगे तो बोलेंगे उसको कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस का नाम आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि ऑन लार्ज स्केल it is prepared by Haber's process। लार्ज स्केल पे इसको बनाते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस के द्वारा। देखिए, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है 1:3 वॉल्यूम में। मतलब जितना नाइट्रोजन लेते हैं उसका 3 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो बहुत स्लो होता है तो इसको प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसको 200 इंटू 10⁵ पास्कल इतना प्रेशर पे करवाते हैं। 700 केल्विन पे करवाते हैं। इस प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग आयरन, और कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रमोटर यूज करते हैं हम लोग Al2O3 प्लस K2O। तो ये पूरा बात हैबर्स प्रोसेस में लिखाएगा। तो लिख रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन reacts in 1:3 volume. In this process, nitrogen and hydrogen reacts in 1:3 volume. The process of forming ammonia is reversible एंड एक्सोथर्मिक। अमोनिया बनने का प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। फिर लिख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया is very slow, full stop. To increase its speed, it takes place at 200 into 10⁵ Pascal, 700 Kelvin temperature. Iron is used as catalyst and Al2O3 plus K2O is used as promoter। ये इतना बात लिखना होगा। अगर हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया अगर पूछ दिया तो। अब इसके बाद इसमें आता है एक लैब प्रिपरेशन कि इसको लैब में कैसे बनाते हैं। ये तो हुआ कि बेचने के लिए।
कॉमर्शियल स्केल पे अगर अमोनिया को बनाना है तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद लैब प्रोसेस जानेंगे। लिखेंगे लैब प्रिपरेशन। लिखेंगे इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड, इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लैब में अगर इसको बनाना हो तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनाते हैं। देखिए, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा NH3 अमोनिया, फिर बनेगा CaCl2 और फिर बनेगा 2H2O। ये हो गया अमोनिया का लैब प्रिपरेशन कि लैब में इसको कैसे बनाते हैं। लैब प्रिपरेशन मतलब हो गया सेफेस्ट मेथड। अब ये तो 6 टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो 7वां टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें आपको सेल्फ कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे ये 6 टॉपिक तो आप पढ़े ग्रुप 15 में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन जो भी ऑक्साइड बनाता है, जैसे N2O बनाता है तो NO बनाता है, तो NO2 बनाता है, तो N2O4 बनाता है, तो N2O5 बनाता है। आपको करना क्या है कि NCERT का पेज नंबर 172 और 173 ये निकाल लेना है। इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले तो आपको ऑक्साइड दिया हुआ है कि कौन कौन ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन ऑक्साइड बनाता है वो सब ऑक्साइड दिया हुआ है। उसके बाद इन ऑक्साइड का नाम दिया हुआ है। उसके बाद इन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। वो केमिकल रिएक्शन जिससे ये बनेगा, वो केमिकल रिएक्शन जिससे ये बनेगा। इसको आपको इस पेज से नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ये 7वां टॉपिक हो गया। और अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 8वां, वो है नाइट्रिक एसिड। कॉपी पर अब हेडिंग दे देंगे नाइट्रिक एसिड। कॉपी पर अब हेडिंग दे देंगे नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला लिख लेंगे HNO3। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। सबसे पहला बात, इसको हम लोग बनाते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस से। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। ये हम लोग ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं जिसमें फॉलोइंग स्टेप्स है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स
ये जो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस, ये है कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन। अगर इसको बेचने के लिए बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो इसका जो अभी स्टेप्स लिखवाएंगे तो स्टेप्स में बताएंगे कि टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में जो अमोनिया है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल अमोनिया है ऑसवाल्ड प्रोसेस का। अमोनिया को पहले हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अमोनिया जब ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा NO2 सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो NO2 है उसमें जब वाटर डालेंगे कैलकुलेटेड मात्रा में तो फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही स्टेप्स अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड में 3 स्टेप है, ये लिख दिया गया है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन of ammonia is done. Catalytic oxidation of ammonia is done to form nitric oxide. ये पहला स्टेप है। बोले कि जो अमोनिया है NH3, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो बनेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बोले कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका हम लोग फर्दर जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है NO2। थर्ड और आखिरी स्टेप है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो NO2 इज डाइल्यूटेड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। बोले कि ये जो NO2 है इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ। ये जो प्रिपरेशन आपको दिया गया है ये अभी कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन है, ऑसवाल्ड प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन के बाद इसका लैब प्रिपरेशन। कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन के बाद जानेंगे इसका लैब प्रिपरेशन। लिखेंगे इसमें इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय
In lab it is prepared by treating NaNO3 या KNO3 with H2SO4। बोले कि अगर NaNO3 या KNO3 का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दे तो फिर लैब में नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। जैसे अगर NaNO3 है, इसका रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करवा दे तो बनेगा HNO3 साथ में NaHSO4। अगर KNO3 है, इसका रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करवा दे तो बनेगा HNO3 साथ में KHSO4। ये नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन है, नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन। अब एक बात आप समझ जाइए, बहुत जरूरी बात। जैसे क्लास 11th में एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया जाता था कि किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैसे निकालते हैं। उसके बाद बताया जाता था ऑक्सीडेशन स्टेट में 10वां नियम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि कोई एलिमेंट कहां से कहां तक के चार्ज को शो कर सकता है। यह बताया जाता था कि अगर कोई मेटल है तो वो मिनिमम चार्ज शो करेगा 0, अब मैक्सिमम चार्ज शो करेगा ग्रुप नंबर, कि जिस ग्रुप का वो एलिमेंट हो। अब ग्रुप नंबर पुराना वाला जिसमें रोमन में 1, रोमन में 2 इस तरीके से लिखाता था। और अगर कोई नॉन मेटल हो तो नॉन मेटल का रेंज होता था ग्रुप नंबर -8 और मैक्सिमम होता था ग्रुप नंबर। तो वो ग्रुप नंबर पुराना वाला जिसमें ग्रुप 15 को 5 बोला जाता है, ग्रुप 16 को 6 बोला जाता है, ग्रुप 17 को 7 बोला जाता है, 7A, 6A, 5A। तो इस बेसिस पे जैसे नाइट्रोजन है तो इसका रेंज अगर देखें तो नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है तो मैक्सिमम चार्ज नाइट्रोजन +5 शो कर सकता है और मिनिमम -3 शो कर सकता है। जैसे अगर सल्फर है तो सल्फर 16th ग्रुप का है, मतलब 6 ग्रुप का है, तो मैक्सिमम चार्ज +6 शो कर सकता है और मिनिमम 6 - 8 -2 को शो कर सकता है। तो ये आपको रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाया जाता था क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में। उसके बाद एक बात और बता दें कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, बोले कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये कन्फर्म होता था कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे HNO3, इसमें नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो ये फिक्स है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर H2SO4 है, इसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम है तो ये फिक्स है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो कंपाउंड फिक्स है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये फिक्स है रिड्यूसिंग एजेंट। PH3 है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये फिक्स है रिड्यूसिंग एजेंट। और
और अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना तो एकदम ज्यादा और ना तो एकदम कम, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसमें सल्फर का चार्ज है +4, तो सल्फर ना तो मैक्सिमम में है और सल्फर ना तो मिनिमम में है, ना तो +6 है ना तो -2 है। तो ये जो कंपाउंड है वो पक्का है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। यही अगर H2S होता तो सल्फर एकदम लोएस्ट में है, तो ये फिक्स है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता। अगर H2O2 है, ना तो लोएस्ट है और ना तो हाईएस्ट है, इंटरमीडिएट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हुआ। तो ये कुछ बात जानना चाहिए कि कोई कंपाउंड को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो खैर यहां पर तो हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड का भी प्रिपरेशन आपको बता दिए। अब नाइट्रिक एसिड अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसा है एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कॉपी पे लिखेंगे अब कि नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कभी कभी यही लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे दे देगा कि नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन। कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस बात को एक्सप्लेन करिए। तो अभी जो बात बताएं वो मत लिखने लग जाइएगा कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नहीं, ये नहीं लिखना है। फिर आपको यहां पर क्या है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सप्लेन करो, तो यहां है कि कॉपी चेक करने वाला बस आपसे यही खोजेगा कि आप ऐसा 2 रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए कि जिस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड के साथ कोई सबस्टांस रिएक्ट कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो वो आपको 2 रिएक्शन याद रखना होगा। जैसे इसका आंसर होगा कि 3Cu प्लस 8HNO3 gives 3Cu NO3 whole 2 plus 2NO plus 4H2O। सेकेंड, I2 plus 10HNO3 gives 2HIO3 plus 10NO2 plus 4H2O। दिमाग में ये रखें कि यहां पर ये एलिमेंट अकेले है तो चार्ज 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए +2, इसका चार्ज बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इससे रिएक्ट करने के बाद, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0, अगर यहां आयोडीन पे चार्ज निकालेंगे तो +5, आयोडीन का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इससे रिएक्शन के बाद, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नाइट्रिक एसिड का बात हो गया। अब नाइट्रिक एसिड में एक बात लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड में लिखेंगे इट इज कलरलेस लिक्विड, इट इज कलरलेस लिक्विड। फिर लिखेंगे इट इज
मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड कहने का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड एक H+ बाहर निकालेगा, सिंगल H+, मतलब इसका बेसिसिटी 1 है। अब इसके यूजेज में आइए, नाइट्रिक एसिड के यूजेज में सबसे पहला यूज है कि इट इज यूज्ड टू फॉर्म फर्टिलाइजर्स, इट इज यूज्ड टू फॉर्म फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के काम में आता है। बायो में बच्चों को यह बताया जाता है कि 3 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो नाइट्रोजन हम लोग प्लांट को देते हैं नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर के रूप में, फास्फोरस देते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में, पोटेशियम देते हैं पोटेसिक फर्टिलाइजर के रूप में। तो ये वाला फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है नाइट्रिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू फॉर्म अदर नाइट्रेट। कोई नाइट्रेट अगर बनाना हो, कोई मेटल का नाइट्रेट अगर बनाना हो तो नाइट्रिक एसिड से बनेगा। थर्ड, इट इज यूज्ड टू फॉर्म एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के ये काम में आता है। तो ये नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब इस ग्रुप में, ग्रुप 15 में एक टॉपिक और बचा, वो बचा डाई नाइट्रोजन। वो अब अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।